डियर स्टूडेंट्स, हम लोग संवैधानिक विकास के अंतर्गत अपनी कक्षाएं बढ़ा रहे थे और उस क्रम में आज हम लोग एक अलग चार्टर एक्ट का अध्ययन करेंगे जो चार्टर एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। चूँकि क्लास इस संबंध में कुछ देर से शुरू हुआ है और पिछली वाली बात आप भुला गए होंगे, तो इस क्रम में हम बताना चाहते हैं कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट के माध्यम से प्रति 20 वर्ष पर कंपनी को भारत में व्यापार करने और शासन करने की अनुमति मिली थी। इस क्रम में हम लोगों ने पूर्व के जितने चार्टर अधिनियम थे यानी चार्टर एक्ट थे, तो उसमें कंपनी को काफ़ी नियंत्रित करने का प्रयास किया गया और उसकी शक्ति को ब्रिटिश शासन में स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया। और इस क्रम में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक संस्था का निर्माण किया गया था जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल कहते हैं, और ग्रेजुअली हम लोग देखेंगे कि इसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली। साथ ही साथ पूर्ववर्ती चार्टर में हम लोगों ने यह भी देखा था कि ब्रिटेन में कंपनी के विरुद्ध एक वर्ग पाया जाता था संसद में, जिसका शुरू से ही ये मांग था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाए या कंपनी को ही समाप्त किया जाए। तो ये दो प्रकार की परिस्थितियां कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा झेलना पड़ रहा था। और 1833 का अधिनियम जब पारित होने का समय आया तो उसके पूर्व भी कुछ परिस्थितियां इसी प्रकार की बनी हुई थी। तो वो परिस्थितियां ये थीं कि बहुपक्षीय रूप से कंपनी पर बहुत सारे विचारधाराओं का प्रभाव पड़ रहा था और यह प्रभाव इतना प्रभावी था कि जब 1833 का अधिनियम पारित हुआ तो उसमें ये प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है हम लोग के लिए कि 1833 के अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ने से पहले उसके परिवेश को जाना जाए, उसके सर्कमस्टांसेस को जाना जाए कि आखिर किस परिवेश में, किस सर्कमस्टांसेस में 1833 का अधिनियम पारित हुआ। तो हमने कुछ बिंदु बनाए हैं और उस आधार पे हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात है कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस। इस प्रभाव को जानने से पहले ये आप जान लीजिए कि औद्योगिक क्रांति के बारे में जो आम परिभाषा दी जाती है कि जब उद्योग के उत्पादन में हाथों का स्थान मशीनों ने ले लिया और उससे अति उत्पादन होने लगा, तो इसी को औद्योगिक क्रांति कहते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस कहते हैं। इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था। यह बात सच भी है, लेकिन इस सच्चाई के साथ एक तथ्य भी जुड़ा हुआ है कि यह बात औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के फौरन बाद लागू नहीं होता है। अर्थात अति उत्पादन हुआ शुरू में, लेकिन वह उत्पादन मशीनों के द्वारा नहीं हुआ। औद्योगिक क्रांति के आरंभ होने का कोई एक परफेक्ट या निश्चित डेट या तिथि हम लोगों के पास नहीं, लेकिन जो उद्योग के क्षेत्र में अति उत्पादन के परिवर्तन होने लगे, उसके आधार पर यह कहा जाता है कि यह प्रक्रिया 1750 से शुरू हो गई। तो 1750 से जो उद्योग के क्षेत्र में अति उत्पादन हुआ ब्रिटेन में, वो मशीनों के द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि उसकी प्रक्रिया ये थी कि ग्रेट ब्रिटेन का जो शहर हुआ करता था, उस शहर से गुमाश्ते देहातों में पहुंचते थे और रॉ मटेरियल्स कारीगरों को दे दिया करते थे कपड़े का, और कारीगर जो है अधिक मूल्य की चाहत में अधिक कपड़े का निर्माण करने लगता था। तो आरंभ में जो औद्योगिक क्रांति में अति उत्पादन हुआ वो हाथों से हुआ।
और वो जो अधि उत्पादन हुआ वो इतना था कि वो ब्रिटेन में खपत के योग नहीं था। तो उसके लिए ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने औपनिवेशिक बाजार प्राप्त किए, जिसमें भारत भी एक था। तो इस कारण से औद्योगिक क्रांति का आरंभिक रूप जो था वो हस्त प्रधान था। लेकिन 1813 तक आते आते हाथों का स्थान मशीनों ने ले लिया, और 13 से 33 का जो 20 वर्ष है उसमें जो उत्पादन हुआ उद्योग के क्षेत्र में वो मशीनों से। तो इस उत्पादन के जो परिणाम निकले वो ये कि जो वस्त्र होता था वो काफी परिष्कृत होता था हाथ की तुलना में, यानी सॉफिस्टिकेटेड होता था। अर्थात हाथ के बनने की तुलना में मशीनों के जो कपड़े होते थे वो हाथों की तुलना में ज्यादा परिष्कृत होते थे, ज्यादा सफाई से बिने हुए होते थे। परिष्कृत का मतलब सफाई से बिना हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अवभेद दिखाई नहीं पड़ता था, डिस्टरबेंस बुनाई में दिखाई नहीं पड़ता था, तो उससे खूबसूरत हो जाता था। फिर कैलेंडरिंग की भी व्यवस्था उभर करके सामने आई। कपड़े जब शुरू में बनते हैं तो बहुत चमकदार और खूबसूरत नहीं होता, उसको कैलेंडरिंग किया जाता है, माड़ी दे करके उसको प्रेस किया जाता है, तब वो एक सुंदर कपड़े के रूप में उभर करके सामने आता है। तो कैलेंडरिंग की का भी विकास हुआ। तो दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि अब वैदेशिक रूप से ये कपड़े सस्ते रूप से बिकने लगे। हाथ से जो बने हुए थे वो महंगे रूप से बिक रहे थे, मशीन से जब बनने लगे तो सस्ते रूप से बिकने लगे। तो ये सस्ता जो कपड़ा मिलने लगा तो ब्रिटेन में लोगों की आय जो है बढ़ गई। अब उन्हें उपभोक्ता सामग्रियों पे कम खर्च करने लगा होना पड़ा, इससे उनका जीवन स्तर ऊंचा हुआ। साथ ही साथ ये कपड़े विदेशों में जब जाकर बिकने लगे तो उससे भी ब्रिटेन वासियों की आय में वृद्धि हुई। कहने का अर्थ यह है कि औद्योगिक क्रांति का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन में आर्थिक समृद्धि आई, इकोनॉमिकली ब्रिटेन प्रोस्पेरस हो गया। और जब इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस होता है तो फिर नीतियां बदल जाती हैं, सोच बदल जाता है। और ऐसे परिवेश में ब्रिटेन के आम लोगों का या वहाँ के पूंजीपतियों का भी सोच बदलने लगा कि अब हम जो धन कमा रहे हैं उस धन का निवेश दूसरे क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए या दूसरे स्थानों पर भी किया जाना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो ब्रिटेन का उपनिवेश था वहाँ पहुँचने का लालसा जो है ब्रिटेन के पूंजीपतियों के दिल में होने लगा, और इस लालसा ने दबाव डाला ब्रिटिश शासन पर कि हमें भी अनुमति दिया जाए कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के समान भारत में या ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों में अस्थायी रूप से बस सके। तो ये इम्पैक्ट था औद्योगिक क्रांति का। बात समझ में आई? अब देखिए दूसरा हमने बिंदु बनाया है उदारवादी विचार का प्रभाव। उदारवादी विचार यानी लिबरल थॉट्स। उदारवादी विचार लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है। ब्रिटेन ग्रेजुअली धीरे धीरे लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा था। इस समय तक आते आते एक स्पष्ट लोकतांत्रिक ढांचे का निर्माण वहां हो चुका था, और ऐसे परिवेश में जो राजतंत्र की शोषण की विशेषताएं होती हैं वो अब ब्रिटेन में समाप्त प्राय हो गई थी। और इस समय 33 के बाद वहां पूरा लिबरल थॉट उभर करके सामने आया था। लिबरल थॉट यानी उदारवादी विचारधारा उभर कर आने का परिणाम क्या हुआ कि अभी तक मजदूरों के स्थिति पर कोई व्यक्ति विचार नहीं करता था, उनका विभत्स शोषण किया जाता था। लेकिन उदारवादी विचारधारा के कारण मजदूरों के स्थिति में सुधार करने की मांग वहां ब्रिटेन में उठने लगी कि मजदूर जो स्लम एरिया में रहते हैं एक दास के तरह व्यवहार किया जाता है उनके साथ, वैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो जब ब्रिटेन में इस तरह का दास व्यापार के खिलाफ आवाज बुलंद हुई तो उसका प्रभाव आप 1833 के अधिनियम में भी देखेंगे। जब हम प्रावधान पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये झलक करके सामने आएगा।
अब देखिए व्हीग दल की जीत, ये एक्चुअली में ऐसा दल था जो अपने उदारवादी विचारधाराओं के लिए ही जाना जाता था। और 1832 ईस्वी का जब चुनाव हुआ तो इस दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गई ब्रिटिश संसद में। और ऐसी परिस्थिति में इसी दल को जो है 1 साल के बाद भारत के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को नया चार्टर प्रदान करना था। तो जिस दल का ही विचार उदारवादी हो, स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा जब कानून बनाया जाएगा तो उसमें भी उदारवादी विचारधाराओं का समावेश रहेगा। तो इस तरीके से व्हीग दल के सत्ता में आने का प्रभाव भी हम लोगों को 1833 के अधिनियम में दिखाई पड़ता है कि उसमें बहुत सारी उदारवादी विचारधारा का समावेश हुआ था। उसके बाद है हस्तक्षेप नीति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लेज़र-फेयर थ्योरीज। ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक टर्मिनोलॉजी है, एक शब्दावली है। यह कह लीजिए कि एक व्यवस्था है, एक सिस्टम्स है, जिस व्यवस्था में ये माना जाता है कि आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक गतिविधियां बाजार की मांगों पर आधारित होना चाहिए, बाजार की व्यवस्था पर छोड़ देना चाहिए और सरकार को ज्यादा कर नहीं लगाना चाहिए या ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ब्रिटेन में इस प्रकार की नीति आरंभ से ही थी। घोषित रूप से 1813 के चार्टर एक्ट में ये लागू की गई, लेकिन 33 तक आते आते पूर्ण रूप से जो है यह हस्तक्षेप का सिद्धांत स्थापित हो गया। क्या ब्रिटिश राजसत्ता ब्रिटेन के आर्थिक गतिविधियों में, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, वहां हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि जनमानस की विचारधारा यही बनती हुई चली जा रही थी कि आर्थिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इसका भी प्रभाव हम लोगों को 1833 के अधिनियम में देखने को मिलता है। अंत में मील एवं बेंथम का प्रभाव, ये दोनों जो थे मील और बेंथम, ये इंडिया हाउस एक संस्था थी जहां से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्यालय था, या भारत से संबंधित जितने कार्यालय थे उसको सम्मिलित रूप से इंडिया हाउस कहा जाता था उस बिल्डिंग को। और वही मील जो है कर्मचारी था, ऊंचे पद पर बैठा हुआ था, और मील बेंथम का शिष्य था। मील और बेंथम दोनों हिस्टोरियन थे। भारत का जो इतिहास लिखा गया वो इन्हीं दो व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया, या भारत में आधुनिक इतिहास की जो परंपरा चली लिखने की, वो मील और बेंथम के द्वारा चला गया। और मील और बेंथम ने भारतीय इतिहास लिखने के क्रम में सांप्रदायिक विचारधारा का निर्माण किया, या इतिहास लेखन में सांप्रदायिकता के बीज बोए थे। वो इसलिए कि प्राचीन काल को इसने हिंदू काल कहा, मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा, और उसके बाद वाले काल को ईसाई काल नहीं कहा, आधुनिक काल कहा। तो ये जो इतिहास के कालों का विभाजन है जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसको एक सांप्रदायिक विभाजन माना जाता है, उसके जन्मदाता यही मील और बेंथम थे। तो इनका प्रभाव 1833 के अधिनियम पर इस रूप से पड़ता है कि जो कंपनी के एकाधिकार को चुनौती दी जा रही थी पहले से, और उसका अधिकांश एकाधिकार 1813 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया था। सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चीनी के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना हुआ था। तो अब ब्रिटेन के अंदर व्यापारियों का, पूंजीपतियों का एक ऐसा वर्ग था जो चाहता था कि इन दो एकाधिकार को समाप्त करने के साथ साथ कंपनी के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए। कंपनी रहे ही नहीं, बल्कि जिस ब्रिटिश प्रजा का कोई भी व्यक्ति चाहे अगर कि भारत के साथ व्यापार करे तो वो सब का सब कर सकता है। और एक संयुक्त पूंजी कंपनी का जो परिकल्पना है ज्वाइंट स्टॉक वेंचर का, उस परिकल्पना को ही समाप्त कर दिया जाए। और इतना ज्यादा प्रभाव था ये कि अगर मील और बेंथम नहीं होते इंडिया हाउस में, मील इंडिया हाउस में एक ऊंचे पद पर नहीं होते, तो हो सकता था कि लोगों के इस दबाव के परिणाम स्वरूप कंपनी का अस्तित्व
जो 1858 के अधिनियम में समाप्त हुआ वो अभी ही समाप्त हो जाता। उसका अस्तित्व बचा तो इसके लिए कौन उत्तरदायी था? तो मिल उत्तरदायी था। और किसका चेला था? तो बेंथम का चेला। क्लियर? तो ये वो परिवेश था जिस परिवेश में 1833 का चार्टर एक्ट जो है वो पारित हुआ। हम समझते हैं कि परिवेश अब आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब प्रोविजंस को देखते हैं ताकि परिवेश और स्पष्ट हो जाए। ठीक है? अधिनियम का प्रावधान। तो देखिए, इसको अगर कहा जाए तो हम लोग दो स्तरों पे पढ़ सकते हैं, ये तीन स्तर पर। एक गृह शासन में परिवर्तन, दूसरा भारत में परिवर्तन और तीसरा विविध परिवर्तन। गृह शासन में परिवर्तन का अर्थ ये हुआ कि कंपनी से संबंधित जो ब्रिटेन में संस्था थी उसमें क्या परिवर्तन हुआ। भारत में परिवर्तन का मतलब यह हुआ कि भारत में जो गवर्नर जनरल की जो व्यवस्था थी उसके कार्यकारिणी की उसमें क्या परिवर्तन हुआ। और विविध में जो बहुत सारे अन्य चीजें परिवर्तित की गई वो आएगा। हम आपको क्रमवार रूप से सीक्वेंस के साथ सारे प्रावधान पढ़ाते हैं और बाद में चल कर करके हम उसको वर्गीकृत कर देंगे लाइनिंग कर करके कि यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोविज़न है वो गृह सरकार का है, यहाँ से यहाँ तक का प्रोविज़न है जो गवर्नर जनरल और उसकी संस्था से संबंधित है, और तीसरा विविध के अंतर्गत आप रख सकते हैं। ऐसे भी हम ना भी समझाएंगे तो भी आप प्रावधान को समझते हुए आप समझ जाएंगे कि कौन गृह सरकार के प्रावधान है और कौन गवर्नर जनरल के प्रावधान है। ठीक है? तो सबसे पहला जो प्रोविजन किया गया वो ये कि 20 वर्षों हेतु पुनः चार्टर प्रदान किया गया। चार्टर का मतलब अनुमति। यह अनुमति एक अंतर के साथ रही कि यह अनुमति ब्रिटिश प्रन्यास के रूप में प्रदान किया गया। समझा रहे हैं थोड़े ये। ट्रस्टी के रूप में प्रदान किया गया। ठीक है? उसका तीसरा प्रोविजन था कि कंपनी का चीन एवं चीनी के चीन एवं चीनी के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है? और उसके बाद कंपनी का ऋण
भारत सरकार को हस्तांतरित किया गया। और उसके बाद भागीदारों का लाभांश 10.5% निर्धारित किया गया, फिक्स कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद 12 लाख स्टर्लिंग पाउंड का आरक्षित फंड बनाया गया। ना ठीक तो है, स्टर्लिंग अब ठीक हुआ। उसके बाद है कि संस्रावित सेवा कॉन्वीनेंटेड सर्विस में परिवर्तन किया गया। ठीक है। उसके बाद है यूरोपियों को भी भारत में अस्थायी रूप से बसने की अनुमति प्रदान की गई। अनुमति प्रदान किया गया। तो देखिए, ये जो 8 प्रोविजंस हमने अभी बोर्ड पर लिखे, ये वो प्रोविजन थे जिसको आप मान सकते हैं कि गृह सरकार की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। यानी ब्रिटेन में जो कंपनी का संरचना था, उस संरचना में परिवर्तन हुआ इस 8 प्रोविजन से। ठीक है। तो इसमें जो बातें कही गई या जो बातें बोर्ड पे लिखी गई, उसकी व्याख्या अनिवार्य है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा चीज छुपा हुआ है। और यदि उन छुपे हुए तथ्यों की जानकारी आपको नहीं दी गई, तो फिर ये प्रावधान आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि हर प्रावधान के पीछे जो तथ्य छुपा हुआ है उसको जाना जाए। तो हमने आरंभ में जो दो बातें लिखी हैं, एक कि कंपनी को 20 वर्ष के लिए पुनः चार्टर प्रदान किया गया। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें नई बात जो दूसरा प्रावधान है वो जुड़ा हुआ है कि अब जो अनुमति प्रदान की गई उसको इस शर्त पर कि कंपनी का अब ट्रस्टी ब्रिटिश सम्राट होगा। अर्थात कंपनी की संप्रभुता पर वैधानिक रूप से पहली बार प्रहार जो किया गया वो 1833 के अधिनियम में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी को नियंत्रित किया जा रहा था। उसकी स्वतंत्रता जो है वो सीमित की जा रही थी, उसको ब्रिटिश शासन के अधीन बनाने का प्रयास किया जा रहा था।
लेकिन 1833 के अधिनियम में यह साफ कह दिया गया कि यू आर नॉट ए सोवरेन ऑथोरिटी, बल्कि तुम ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो है एक कंपनी हो। तुम्हारा ट्रस्टी कौन है? तो ब्रिटिश सम्राट है। और ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश सम्राट तुम्हारे साथ कोई भी व्यवहार कर सकता है। इसका प्रभाव क्या था इस घोषित करने का कि अब 20 वर्ष से पहले भी कोई परिवर्तन अगर ब्रिटिश सम्राट करना चाहेगा तो उसे संसद की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले का प्रोविजंस क्या था कि अनुमति मिल गई तो अब 20 साल तक कंपनी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन ट्रस्टी बना देने के बाद अब क्या हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य ऑथराइज्ड हो गया, अधिकृत हो गया कि वो कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी तो एक्चुअली में वैधानिक रूप से पहले भी संप्रभु नहीं था, लेकिन अब घोषित रूप से यह हो गया कि यू आर नॉट ए सोवरेन बॉडी इन इंडिया। भारत में अब आप सोवरेन बॉडी नहीं है। भारत में सोवरेनिटी किसकी चल रही है? तो एक प्रकार से अस्पष्ट रूप से कहिए कि ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा कर लिया इस अधिनियम के द्वारा। तो कानूनों का क्या महत्व होता है, शब्दों का क्या महत्व होता है कानून में, वो आपको यहाँ झलक रहा है। ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं कहने के बावजूद भी प्रावधान के हिसाब से जो है अब भारत जो है संपत्ति हो गई किसकी? ब्रिटिश सम्राट की। क्यों? क्योंकि भारत के अधिकांश भागों पर कंपनी का कब्जा था। अगला प्रावधान, ये जो तीसरा प्रावधान है, ये जुड़ा हुआ है 1813 के अधिनियम से। 1813 के अधिनियम में ही पहली बार शुरुआत की गई थी कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है। लेकिन उस समाप्ति के बावजूद भी कुछ सीमा में उसके व्यापारिक एकाधिकार बने हुए थे। और वो सीमा क्या था कि चीन के साथ उसका व्यापारिक एकाधिकार रहेगा और दूसरा चीनी पर व्यापारिक एकाधिकार रहेगा। ये दो ऐसे व्यापार थे कि जो संपूर्ण भारत में ब्रिटिश व्यापार का 80% लाभांश देता था, चीन के साथ और चीनी नहीं, चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर। तो ये दो ऐसी चीजें थी ना कि कुल ब्रिटिश व्यापार का 80% लाभांश इससे होता था और इस पर 1813 के अधिनियम में कंपनी का एकाधिकार बना रहा। तो इससे दोनों को खुश किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। उनको भी जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना चाहते थे वो ये घोषित करके कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, जाइए आप भी व्यापार कीजिए, कोई भी कर सकता है। लेकिन कंपनी को क्यों कैसे खुश किया गया कि चाय और चीन के साथ एक अधिकार उसका बना करके, बोला कि हम तो उन लोगों को बेवकूफ बनाए, असल तो तुमको लाभ हो रहा है चाय का और चीन के साथ व्यापार का, तो ये हम तुम्हारे एक अधिकार में छोड़ दे रहे हैं। तो कंपनी भी खुश हो गई। तो इस तरीके से दोनों विरोधी ग्रुपों को 13 के अधिनियम में खुश करने का प्रयास किया गया था। लेकिन दबाव इतना अधिक था कि बाद में चल के वहां के पूंजीपति भी इसमें कह रहे हम लोग को तो बेवकूफ बनाया गया, जो असल था तो दिया ही नहीं गया। तो फिर दबाव पड़ा, जो परिवेश में हम लोग पढ़ना शुरू किए। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये जो चाय एवं चीनी के व्यापार पर एक अधिकार कंपनी का था, उसको भी इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि अब कंपनी पूर्ण रूप से एक राजनीतिक संस्था बन गई। पहले क्या थी? एक व्यापारिक संस्था थी और राजनीति उसका साइड का सब्जेक्ट था। अपने व्यापार के लिए राजनीति वो कर रही थी। अब क्या हुआ कि अब वो व्यापारिक संस्था रही ही नहीं और कह दिया गया कंपनी को कि अब जो आपकी व्यापारिक गतिविधि है उसको सनह सनह धीरे धीरे समेट लीजिए। इसलिए कि पूरे इंडिया में भाई उसका कारखाना फैला हुआ था ना, उसकी बिल्डिंग्स थी, वहां सामान था, उसके कर्मचारी थे।
तो एक बैग तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो जो एग्रीमेंट हो चुका है या जो गतिविधि चल रही है सिर्फ वहीं तक आप सीमित रहिएगा और धीरे धीरे उन गतिविधियों को आप समाप्त कर कीजिए। और वैधानिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक संस्था बन गई। अब उसके जितने कर्मचारी अधिकारी होंगे वो भारत पर शासन करने के लिए होंगे, न कि व्यापार करने के लिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी व्यापारिक गतिविधि एक बैग एक दिन में पारित होने के साथ ही बंद हो गई, बल्कि इसमें प्रोविजंस था कि आप अपनी व्यापारिक गतिविधि को धीरे धीरे ग्रेजुअली समाप्त कीजिए। एज ए कंपनी आप अपने व्यापारिक गतिविधि को अब फैलाइए नहीं। जो है, जिसके लेनदारी है, देनदारी है, उसको देव के खत्म कीजिए और पूर्ण रूप से आप एक व्यापारिक संस्था राजनीतिक संस्था बन जाएगी। ये इस प्रोविजंस का ये था। अब देखिए, नियत खराब हो गई थी ब्रिटिश संसद की इसी समय से या पहले ही से, तो उसका दर्शन होता है उसके बाद के प्रोविजंस पे कि कहा यह गया कि अब कंपनी का जितना ऋण है वो भारत सरकार का ऋण होगा। भू राजस्व से, अंसाधनों से इतनी आय हो रही थी कंपनी को कि वो भारत सरकार बन गई। तो अब कंपनी का जितना ऋण था वो अब भारत सरकार का ऋण हो गया, यानी भारत सरकार उसकी भरपाई करेगी। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ऋण तो ब्रिटिश सरकार से लिया गया था। अगर कंपनी के व्यापारिक गतिविधि को आप समाप्त कर रहे हैं तो ऋण भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एज ए व्यापारिक कंपनी उसने लिया था। तो इसलिए इस प्रोविजन कर दिया गया कि जो उसके ऋण है, जो उसका कर्ज लिया है ब्रिटिश सरकार से, वो सब ऋण किस पर चल जाएगा? भारत सरकार। और कंपनी का व्यापारिक चीज खत्म किया गया, व्यापारिक गतिविधि, तो इससे नुकसान किसको होना था? उसके भागीदार को, जिसकी पूंजी लगी हुई थी। वो तो बोले हम पूंजी इसलिए लगाए थे कि कंपनी बोली थी कि हम एक व्यापारिक कंपनी है, व्यापार करके लाभ देंगे। तो आप व्यापारिक गतिविधि को इसको समाप्त कर रहे हैं तो फिर तो इसको व्यापारिक लाभ होगा नहीं, तो हमारा तो पैसा डूबा। तो वो वहां प्रिवी काउंसिल में जाके अपील चल जाता, तो ये जो एक्ट था वो निराधार हो जाता, इनवैलिड हो जाता। तो उसको बचाने के लिए किया गया कि भागीदारों का 10.5% लाभांश निर्धारित कर दिया गया कि आपकी जितनी पूंजी लगी हुई है उसका 10.5% आपको लाभ मिलता रहेगा। तो इससे क्या हुआ कि ये एक्ट गैर वैधानिक होने से बच गया। अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो ये सभी लोग भागीदार जो है कोर्ट चले जाते और कोर्ट पूंजी लगने के आधार पर इस एक्ट को गैर वैधानिक घोषित कर सकती थी। क्लियर? अगला प्रोविजन है कि नियत खराब था ब्रिटिश सरकार, कैसे वो देखिए कि कहा कि अब 12 लाख स्टर्लिंग पाउंड का एक कोष बनाया जाएगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीति कर रही है, जो शासन कर रही है, तो उसका दायित्व होगा कि कंपनी भारत में 12 लाख स्टर्लिंग पाउंड का एक कोष बनाए, एक फंड बनाए। काहे के लिए? तो उसका शेयर हर साल बिकता था ना, तो जब उसका शेयर बिके तो दोगुने मूल्य पर उस शेयर को खरीद लिया जाए, ताकि जो पूर्व के भागीदार हैं ग्रेजुअली अपने अपने समाप्त हो जाए और पूरी पूंजी का मालिक, पूरे हिस्सेदारी का मालिक कंपनी खुद हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में ऑटोमेटिकली कंपनी की स्थिति समाप्त हो जाएगी। अब वो ज्वाइंट वेंचर कंपनी नहीं रहेगी, संयुक्त पूंजी कंपनी नहीं रहेगी। तो संयुक्त पूंजी कंपनी नहीं रहेगी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कभी भी उसको डिसॉल्व कर सकती है। तो ये जो 12.5 लाख का पाउंड की राशि ये की गई साहब, इसी के वजह से कंपनी जाके अंत में जानते हैं कब समाप्त हुई? 1 जनवरी 1876 को। यानी उस समय तक पहुंचते पहुंचते कंपनी के सारे भागीदार समाप्त हो गए और कंपनी पूर्ण रूप से जो है ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गई। और बड़ी आसानी से जो है ब्रिटिश सत्ता ने 1 जनवरी 1876 ईस्वी को इस कंपनी को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया। अब उसके कोई भी कार्यालय नहीं रहे,
उसका कोई भी संपत्ति नहीं रहा, उसका कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी नहीं रहा। वो सभी के सभी अब चीजें किसकी हो गई? तो ब्रिटिश सत्ता की हो गई। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल के तौर पर राइटर्स बिल्डिंग देखते होंगे कलकत्ता में। तो राइटर्स बिल्डिंग क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था पूरे इंडिया का। और अब वहां जाइएगा तो क्या हुआ? तो बंगाल सरकार का हेडक्वार्टर बना हुआ है, मुख्यमंत्री सारा मंत्री वहीं बैठता है, यानी वहां का सचिवालय है। तो आजादी के बाद ही से नहीं है, वो 1871 से कन्वर्ट कर गया। कैसे? 76 ही से। कैसे? तो गवर्नर जनरल का वो ऑफिस हो गया और वहीं से पूरे भारत पर जो है शासन किया जाने लगा। बात समझ में आ रही है? तो वो संपत्ति तो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, लेकिन अब वो संपत्ति किसकी हो गई? ब्रिटिश शासन की हो गई। इसी तरह से पटना में आप जितना देखते हैं उसका ब्रिटिश शासन का सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सब कंपनी का स्थान पर ब्रिटिश सत्ता का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो उसी समय ब्रिटिश सत्ता ने गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस बना दिया था, जो आज भी है। जो पटना में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यालय था, तो वो आज भी गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है ना? अब आगे आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संश्रावित सेवा यानी कन्वीनिएंटेड सर्विस में परिवर्तन। सबसे पहले ये जानिए, बार बार आपको इसके बाद आएगा ये संश्रावित सेवा, ये कन्वीनिएंटेड सर्विस है क्या चीज। तो अगर आसानी से आप समझना चाहते हैं संश्रावित सेवा का, कन्वीनिएंटेड सर्विस का, तो अगर आज का तुलना अगर इससे कर दें तो आप फौरन समझ जाइएगा। आज भारत में दो प्रकार की सर्विसेज हैं, है ना? एक ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज, जिसकी नियुक्ति यूपीएससी करती है, और इसको समान रूप से आईसीएस के नाम से जाना जाता है, इंडियन सिविल सर्विस के नाम से। इसमें बहुत सारे वर्गीकरण है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सबऑर्डिनेट सर्विसेज। इसके अलावा हर राज्य की राज्य सेवाएं, जैसे बिहार राज्य की पीसीएस है, यूपी की पीसीएस है, ठीक है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो यहां पर जब कंपनी आई तो कंपनी ही किसी को भी कंपनी का कर्मचारी या अधिकारी बना देती थी। तो जो कंपनी अधिकारी बनाती थी उसे संश्रावित सेवा कहा गया, कन्वीनिएंटेड सर्विस कहा गया। इसकी नियुक्ति कंपनी के डायरेक्टर करते थे, कोई परीक्षा नहीं होती थी। जिसको चाहा एक सिगरेट के स्लिप पे उसका नाम लिख के भेज दिया गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर जनरल उसको कहीं का डीएम बना दिया, कहीं का एसपी बना दिया। बात समझ में आई? तो इससे बड़ी अनियमितता हो रही थी, अव्यवस्था हो रही थी, योग्यता का ह्रास हो रहा था। तो फिर 1700 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने इसमें सुधार के लिए एक प्रयास किया कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो अभी भी है कलकत्ते में। अब तो सैनिक अड्डा हो गया है ईस्टर्न जोन का। पहले वो जो बना था वो जो नागरिक सेवा में लोग थे कन्वीनिएंट सर्विसेज में, उसकी ट्रेनिंग के लिए था। अब जो ब्रिटेन में बैठा हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसने जो है वो खलबली मचनी शुरू की, तो मेरे अधिकार में हनन कर रहा है। कहा कि ठीक है आप भेजिए, लेकिन उस व्यक्ति को यहां ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी वो कन्वीनिएंटेड सर्विस में माना जाएगा। तो 8-9 साल तक चला। फिर 1809 ईस्वी में हेलेबरी में एक कॉलेज खोल दिया गया ब्रिटेन में, कि ठीक है हम ही यहां से ट्रेन करके भेजेंगे, तुमको इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। ये एक्चुअली में एक ऐसा सेक्शन था जिसके वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरे कंपनी पे नियंत्रण रखते थे। सभी ऑफिसर्स उसी के द्वारा बहाल किए जाते थे। तो 13 के एक्ट के द्वारा इनका ये अधिकार, एकाधिकार बना हुआ था
कि संस्रावित सर्विस के जो लोग होंगे उसकी नियुक्ति जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगी। 33 में भी अधिकार उनका सुरक्षित रहा है, लेकिन एक परिवर्तन के साथ, और उस परिवर्तन को आपको समझना होगा। इसमें कहा गया कि आप संस्रावित सेवा के जो अधिकारी भेजेंगे वो दोगुना भेजेंगे। जैसे मान लिया 10 की जरूरत होगी तो 10 के जगह पर 20 भेजेंगे, और उन सभी की ट्रेनिंग हेलेब्री कॉलेज में होगी, और उसमें से हम आधे को स्वीकार करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अधिकार तो नियुक्ति में बना रहा, लेकिन यह अधिकार समाप्त हो गया उसका कि जिसको चाहेंगे उसी को ऑफिसर बनाएंगे। यह अधिकार किसके पास चला गया? किसके पास चला गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास तो था, ये था ब्रिटिश सत्ता के पास चला गया, यानी क्राउन के पास चला गया। बात समझ में आ रही है? तो इस परिवर्तन को आमतौर पे जितना बुक पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको ये डिफरेंसेस नहीं समझ में आएगा। उसमें सीधा सीधी ये लिखा हुआ है कि संस्रावित सेवा के बहाली का अधिकार अक्षुण्ण रहा निदेशक मंडल के पास, अक्षुण्ण रहा, लेकिन इन परिवर्तनों के साथ अक्षुण्ण रहा, यानी एब्सोल्यूट अब वो नहीं रहे। और इसी को 1853 के अधिनियम में हम लोग देखेंगे खत्म कर दिया गया। अब पूरी तरीके से कहा कि आप बहाल नहीं कर सकते हैं, अब इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगा। फिर जब ब्रिटिश सत्ता 1858 के अधिनियम के बाद लागू हुई तो संस्रावित सेवा के साथ साथ गैर संस्रावित सेवा लागू किया गया। और ये गैर संस्रावित सेवा क्या था? तो उसी का रूप वर्तमान समय में प्रोविंशियल सिविल सर्विस है, जैसे बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस। और इसमें कहा गया ये कि इसकी बहाली गवर्नर जनरल अपने तरफ से कर सकता है। संस्रावित सेवा की बहाली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होती थी, लास्ट तक होती रही, और यह परीक्षा ब्रिटेन में जाकर के देना पड़ता था। 1926 के बाद इसकी परीक्षा जो है भारत में आयोजित होने लगी। लेकिन गैर संस्रावित सर्विसेज, नॉन कॉन्वीनेंटेड सर्विसेज के बहाली का अधिकार वहां के गवर्नर को दे दिया गया। कहां के? उस प्रांत के गवर्नर का, जो प्रांत का गठन ब्रिटेन ने कर रखा था भारत में। अब वो चाहे जैसे करे। तो इस प्रकार से नॉन कॉन्वीनेंटेड सर्विसेज में भारत के लोग 1876 के बाद बहाल होने लगे, लेकिन कॉन्वीनेंटेड सर्विसेज में भारतीयों की भागीदारी बहुत कम रही, क्योंकि कम लोग ही जो है वो आईसीएस की परीक्षा पास कर पाते थे। और जो किए भी उन्होंने शोषणात्मक नीति को देख करके त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, सत्यनारायण टैगोर। और सबसे बड़े एग्जाम्पल नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो सेकंड पोजीशन लाए थे उस समय। तो बात समझ में आई है। तो ये काफी ही महत्वपूर्ण है, और हम समझते हैं कि आप इस पर समझ गए होंगे और ध्यान दे दिए होंगे। ठीक है। लास्ट में है कि अभी तक सिर्फ उन्हीं को भारत में बसने की अनुमति थी जो ब्रिटिश कंपनी के जो है से संबंधित लोग थे, और वो भी कब तक? जब तक वो सेवा में थे। फिर उनको वापस ग्रेट ब्रिटेन चला जाना पड़ता था। ये पहला अवसर है कि इसमें कहा गया कि ब्रिटेन ही नहीं, यूरोप का कोई भी व्यक्ति अस्थायी रूप से वास ग्रहण कर सकता है भारत में। यानी अब वो चाहे तो ब्रिटेन में नहीं लौट सकता है, यहीं रह के व्यापार करे, नौकरी करे, मकान बना ले, शादी करे। तो इस तरीके से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो उदय होता है वो यहीं से होता है। अब अस्थायी रूप से यहां रहने लगे तो भारतीय स्त्रियों से विवाह करने लगे। जो यूरोपियन स्त्री है वो भारतीय पुरुषों से भी विवाह करने लगी। तो चाहे माता भारतीय हो, पिता यूरोपीय हो, या पिता भारतीय हो और माता यूरोपीय हो,
उससे उत्पन्न जो संतानें होने लगी, उन्हीं संतानों को एंग्लो इंडियन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एंग्लो इंडियन का वास्तविक बीजारोपण वैधानिक रूप से जो होता है वो 1833 के अधिनियम, चार्टर अधिनियम से। क्लियर? तो छात्रों, ये जितने प्रोविजंस मैंने आपको बताया, ये आप मान के चल सकते हैं कि ये गृह प्रशासन में यानी लंदन की व्यवस्थाओं में किया गया परिवर्तन था। अब जो हम प्रोविजंस लिखने जा रहे हैं वो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक ढांचा था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, उसमें परिवर्तन किया गया। पूरे बढ़िया समझते हुए चल रहे हैं? कलरिंग भी अलग कर देते हैं ताकि समझ जाइएगा। अब जो हुआ, पहला कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये पहला प्रोविजंस था। ठीक है। दूसरा प्रोविजन था कि सत्ता का पूर्णतः केंद्रीयकरण कर दिया गया, कर दिया। तीसरा प्रोविजन था कि कानून निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को जोड़ा गया। कानूनी सदस्य को जोड़ा गया। और चौथा प्रोविजन था कि न्यायिक क्षेत्र में एकरूपता लाने हेतु मैकाले के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? एक आयोग बनाया गया, कमेटी बनाया गया। ठीक है। और उसके बाद
प्रेसिडेंसी की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। ठीक है, ये जो ब्लैक रंग से अब हम लिखे हैं आपको, ये वो प्रोविजंस थे जो भारत में कंपनी की जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन किया गया। ठीक है, तो उसमें बारी बारी से हम आपको बताते हैं क्या क्या परिवर्तन किया गया। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो किया गया वो ये कि अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन अन्य 2% प्रेसिडेंसियां थी, यानी बंबई और मद्रास। बंगाल का गवर्नर जनरल ही के रूप में उसको जाना जाता था। उसको एक अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था कि वो मद्रास और मुंबई पर भी नियंत्रण रखे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा जो है वो बाज़ाब्ते तौर पे कहा गया कि नहीं, अब जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण रूप से पूरे भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा। ठीक है, अब संपूर्ण रूप से पूरे भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सत्ता का केंद्रीकरण होगा। ये दोनों चीजें एक साथ मिली हुई हैं। सत्ता का केंद्रीकरण होगा, अर्थात अब कानून जो बनेगा वो सब गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाएगी पूरे भारत के लिए, यानी बंगाल के लिए भी, मद्रास के लिए भी और मुंबई के लिए भी। और वहां के जो गवर्नर की कानून बनाने की शक्ति थी वो समाप्त हो गई। और दूसरा कि जो पूर्ण केंद्रीकरण किया गया तो अब कर लगाने का अधिकार भी संपूर्ण भारत को गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अब मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर टैक्स नहीं लगा सकते थे। कहां कितना टैक्स लगेगा, उसकी वसूली कैसे होगी, तो ये सब का निर्धारण करता कौन हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार से कानून बनाने, कानून के क्रियान्वयन करने, कर लगाने, कर की वसूली करने या करवाने का संपूर्ण केंद्रीकरण कर दिया गया बंगाल के गवर्नर के जनरल के हाथों में। इसीलिए अब बंगाल का गवर्नर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्लियर? इस प्रकार से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है जो यहां पर एक्सप्लेन कर देना काफी अनिवार्य होगा, और आपसे अपेक्षा हम करते हैं कि इस चीज को बहुत मजबूती के साथ याद कर लीजिए क्लास में ही, कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहलाने का अधिकारी लॉर्ड विलियम बेंटिक है, क्योंकि 1829 से 33 तक वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता है। और 33 में जैसे ही ये एक्ट पारित होता है तो वही लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहने का अधिकारी हो जाता है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। क्लियर हो गया? अब आइए, ये जब ये पढ़ ही रहे तो थोड़ा सा कुछ मिला करके इसमें जान लीजिए, ताकि कंपैक्ट डिस्क आपके दिमाग में इस परिवेश में रहे कि जब बंगाल में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था तो उस समय भी इस प्रकार की परिस्थितियां बनी थी कि 73 से पहले जो बंगाल का मुख्य अधिकारी था वो सिर्फ गवर्नर कहा जाता था। 73 के अधिनियम के तहत वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। एक घूसा देंगे
गवर्नर बंगाल का, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि ये 3 चीज इसमें है जो हम आपको क्लास में स्पष्ट करना चाहते हैं। फिर से आइए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मुद्दा है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित होगा तो उसके पहले गवर्नर का पद रहेगा। 1773 का जब पारित हो जाएगा तो उसके बाद यही पद गवर्नर जनरल कहलाएगा बंगाल में। तो उस हिसाब से वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर कहा जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर विलियम ड्रैक है, जो मटेरियल दिया उसमें पूरा गवर्नर जनरल का लिस्ट है, उसमें देख लीजिएगा। तो विलियम ड्रैक है, और ये अंतिम गवर्नर हो गया वारेन हेस्टिंग्स। और प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का हो गया कौन? वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर? अब 1833 के अधिनियम में आइए, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आ जाइए साहब 1858 का अधिनियम, 3 बार बोले थे ना इस परिवेश में। तो 1858 का जब अधिनियम पारित हुआ तो गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? तो उस हिसाब से हो गया कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय इस कंटेक्स्ट में, वायसराय गवर्नर कंटेक्स्ट में तो कैनिंग, तो वायसराय कहलाने वाला कैनिंग प्रथम हो गया। और अंतिम गवर्नर जनरल कहना उचित नहीं होगा, ये आपके हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, चूंकि गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों पद चलता रहा 1858 के अधिनियम के तहत, तो ये एग्जैक्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन प्रथम वायसराय एग्जैक्ट माना जाएगा। तो इस पोस्ट कर दिया गया उपराजा, वायसराय का मतलब उपराजा, आगे आएगा एक्ट तो उसमें बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हमें समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली बहुत क्वेश्चंस आता है इस पर। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आपका तो आप साहब नहीं आंसर दे सकते। अब देखिए, ये जो चीज हम लिखा है, कानून निर्माण हेतु जनरल कार्यकारिणी में चौथा सदस्य जोड़ा गया। आपको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग गवर्नर कार्यकारिणी में के सदस्य संख्या कितनी थी? 4। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया? 3, है ना। और अब 13 के एक्ट के द्वारा क्या किया गया, या 93 के एक्ट के द्वारा के जो सेनापति था उसको पदेन बना दिया गया, है ना। अब चौथा सदस्य जो जोड़ा गया वो कानूनी सदस्य, लीगल मेंबर। और इसके बारे में कहा गया कि जब गवर्नर जनरल की, अब तो कानून बनाएगा गवर्नर काउंसिल सारे भारत के लिए, तो जब वो कानून बनाएगा तब ये कानूनी सदस्य उसका मेंबर होगा, और जब सामान्य कार्यकारिणी का काम करेगा तब वो मेंबर नहीं होगा। और पहला कानूनी सदस्य जो बनाया गया वो लॉर्ड मैकाले था, लेकिन मैकाले का प्रभाव इतना था कि वो इस प्रोविजंस के रहते भी गवर्नर जनरल उसको हमेशा कार्यकारिणी की बैठक में बुलाता था। अगला काम किया गया जो इसी से जुड़ा हुआ है कि न्यायिक क्षेत्र में एकरूपता लाने के लिए एक आयोग बनाया गया मैकाले के नेतृत्व में। ऐसा क्यों किया गया कि भारत में उस समय 5 प्रकार के कानून प्रचलित थे। कितने प्रकार के? 5। ये 5 को जानना होगा आपको कि कौन कौन थे। तो याद कीजिए, पहला जो कानून था वो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया कानून, ब्रिटिश संसद द्वारा, ठीक है। दूसरा था गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णय, यानी जिसको रेगुलेशंस कहते थे। क्या कहते थे? रेगुलेशन, विनियम, ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है दिए गए निर्णय जो भारत में थे वो भी कानून का रूप था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उसके बाद था कि जो गवर्नर जनरल था जो आदेश देता था वो भी कानून बन गया था। और 5वां, देश की परंपराएं, जो परंपरागत रूप से देश में कानून प्रचलित था पहले से। तो इस प्रकार से कानून के जो 5 रूप थे वो जगह जगह एक दूसरे से टकराते थे।
जैसे उदाहरण के लिए बंगाल में किसी ने कोई अपराध किया, जैसे चोरी की, तो बंगाल में उसकी सजा अलग है, और वही व्यक्ति अगर मद्रास में चोरी करता है तो उसकी सजा अलग है। तो इस प्रकार से जो विविधता थी कानून में, उसमें एक रूपता लाने के लिए लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में एक आयोग बना। अब जानते हैं ये कितना कष्टसाध्य काम था, थोड़ा सा इसको बता चले कि आयोग बन गया 33 में, और इतना जटिल प्रक्रिया था कि 53 पहुंचते पहुंचते ये आयोग काम तो पूरा किया लेकिन फैसला पर नहीं पहुंचा। तब उस पर निर्णय लेने के लिए 1853 ईस्वी में ब्रिटेन में एक शाही आयोग बना, रॉयल कमीशन बना, और उसने मैकाले के संस्तुतियों को देखते हुए फिर उस पर काम किया, और तब जाके 1859 ईस्वी में पूरे भारत के लिए इंडियन पेनल कोड बनके तैयार हुआ, जो अभी तक चल रहा है। तो ये पूरी कहानी हुई वो। अब देखिए, अंतिम है कि प्रेसिडेंसियों की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। प्रेसिडेंसियों की व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया गया भाई? तो अब मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं। अगर आवश्यकता पड़ेगा तो संस्तुति सिर्फ कर सकता है कि देखिए हमको मेरा ये समस्या है, इस समस्या के समाधान के लिए कुछ कानून बना दीजिए, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाएगा। और दूसरा परिवर्तन प्रेसिडेंसी में किया गया, कहा गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा है, इसलिए उसको 2 भाग में बांट दिया जाए। एक भाग को फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी कहा जाए, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में होगा, और दूसरा भाग आगरा प्रेसिडेंसी कहा जाए। नहीं, आगरा ये जो आप देख रहे हैं, हाँ, इसको उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहा गया। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। इस एक्ट के द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत आगरा को कहा गया, वो बलूचिस्तान वाला एरिया को नहीं कहा गया। ये ब्रिटिश सत्ता का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था। लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य जो कह लीजिए आप, यही एक ऐसा प्रोविजन था 1833 के अधिनियम का जो कभी लागू नहीं हुआ। यानी बंगाल 2 भागों में नहीं बटा, ना फोर्ट विलियम में बटा, ना आगरा प्रोविंसी में, जैसे था वैसे ही वो बंगाल प्रांत रह गया। क्लियर? अब देखिए, ये जितने प्रोविजन मैंने आपको बताया, ये सब वो प्रोविजन थे जो कंपनी के भारत के प्रशासन में इसने परिवर्तन किया। हमने कहा था कुछ विविध बातें भी जो हैं, जो इसमें होंगी, तो उसमें 2 चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं। कितनी? 2 चीज। एक चीज जो है, जो आमतौर पे पढ़ने के क्रम में आदमी भूल जाता है, कि धारा 87 के तहत सरकारी नौकरी में विभेद को रोका गया। विभेद को रोका गया। ठीक है, इसको एलोबरेट करते हैं। और दूसरा, दास प्रथा के समाप्ति की घोषणा की गई। दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की गई। ये 2 चीज काफी महत्वपूर्ण है। आमतौर पे 1833 के अधिनियम को पढ़ने के क्रम में लोग भूल जाते हैं, इसको नहीं देखते हैं। हम समझते हैं कि आपको इसे बड़े सांगोपांग ढंग से इसको समझना चाहिए। इस अधिनियम की धारा 87 में यह प्रावधान किया गया था कि अब ब्रिटिश क्राउन सरकारी नियुक्ति करने के क्रम में धर्म, निवास स्थान, जाति, वंश परंपरा के विभेद को नहीं मानेगी, रंग, बल्कि सभी को अवसर होगा कि वो ब्रिटिश सेवा में बहाल हो सकता है। इस पर ब्रिटिश प्राधिकारियों का कहना था कि इस प्रोविजन के तहत योग्यता का निर्धारण करना नहीं था, बल्कि अयोग्य लोगों को आने से रोकना था।
बात समझ में आ रही है? यानी एकदम पूरा का पूरा आयोग चलाए ऐसा नहीं हो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है और कहा जाए कि भारतीय संविधान की नींव इसी के तहत पड़ गई, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, बहुत टफ है कि भारतीय संविधान की नींव जो है किस अधिनियम में पड़ी थी। तो 1833 के अधिनियम में इसी 87 प्रोविजंस के तहत। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान मूल रूप से समानता की विचारधारा को मानता है। इसके अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वर्ण, जाति, लिंग और निवास स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध किया गया। तो उसकी बुनियाद कहाँ पड़ रही है? यहाँ पड़ रही है। लेकिन क्या 1887 के प्रोविजन से व्यवहारिक रूप से लागू हुए? तो कहा जाए कि नहीं, ये सिर्फ हाथी का दांत साबित हुआ, लिखने के लिए था। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में एक एक्ट बना था, जिस एक्ट में यह प्रोविजन था कि 500 स्टर्लिंग पाउंड से ऊपर की कोई भी सेवा भारतीयों को नहीं दी जाएगी और संस्रावित सेवा सभी के सभी 500 स्टर्लिंग पाउंड से अधिक के जो है वो सेवा थी। तो जब तक 1793 के इस प्रोविजंस को खत्म नहीं किया जाता तब तक इस 1833 के 87 धारा को लागू नहीं हो सकता। तो 1833 में 87वां धारा में तो प्रोविजन कर दिया गया, लेकिन 1793 के उस प्रावधान को समाप्त नहीं किया गया। इसलिए ये प्रावधान जो था सिर्फ कागजी ही बनकर रह गया, कभी भी व्यवहारिक में लागू नहीं हुआ उस समय तक, जब तक 1853 में इस संस्रावित सेवा को, कॉन्वेंट सर्विस को प्रतियोगिता परीक्षा से नहीं जोड़ दिया गया और भारतीयों को भी इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दे दी गई। तो एक प्रकार से जो धारा 87 था वो क्या था? हाथी का दांत। क्लियर? जो लिखा हुआ तो था लेकिन व्यवहारिक रूप से कभी लागू नहीं हुआ। और अंतिम के दास प्रथा, जैसे शुरू में हमने बताया था कि उदारवादी विचार लागू किया गया, तो यहां देखिए दास प्रथा के समाप्ति की घोषणा की गई और घोषणा सिर्फ रही, इसका व्यवहारिक रूप 1843 में लॉर्ड एलनबरो जब गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने अपने समय में 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया। क्लियर? तो ये था पूरा का पूरा 1833 का अधिनियम। जितनी बातें थी, जो भी अपेक्ष था, वो सभी चीजों को हमने आपको बताया। हमें ऐसा लगता है कि आपको यह अधिनियम पूरा का पूरा समझ में आ गया। अगले क्लास में दूसरे अधिनियमों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आता है। लॉर्ड